Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ट्राइब्स इंडिया पेविलियन। तो हम जानेंगे ट्राइब्स इंडिया पेविलियन जो था G20 का, इसके बारे में पीआईबी के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राइब फेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर डिस्प्लेइंग ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट आर्टिफैक्ट एंड पेंटिंग एट द ट्राइब्स इंडिया पेविलियन एज अ पार्ट ऑफ G20 लीडर समिट इन न्यू दिल्ली क्राफ्ट बाजार। तो अभी हाल ही में ट्राइब फेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आता है, उन्होंने डिस्प्ले किया था ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट आर्टिफैक्ट और पेंटिंग को ट्राइब इंडिया पेविलियन के तौर पे, जो कि G20 लीडर समिट में हुआ था। कहां पे? न्यू दिल्ली क्राफ्ट बाजार पे। तो उसमें कौन सा ट्राइब्स का क्या क्या डिस्प्ले किया गया था, किस स्टेट का वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे उसके बारे में भी। ट्राइब्स इंडिया पेविलियन G20 लीडर समिट न्यू दिल्ली का जो था, इसने शोकास किया एक डाइवर्स रेंज को ट्राइबल आर्ट क्राफ्ट के बारे में, जो कि इंक्लूड करता है क्या क्या, तो हम देखेंगे। पिथौरा आर्ट, ये जो है आपका, ये एक रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है जिसमें एनिमेटेड फिगर और वाइब्रेंट कलर का उपयोग किया जाता है। ये पेंटिंग डिपिक्ट करता है सोशल, कल्चर और मिथोलॉजिकल एस्पेक्ट को ट्राइबल लाइफ का, और इसका उपयोग किया जाता है प्रोपेट्रिएशन, थैंक्स गिविंग एंड कॉमेमोरेट करने के लिए ऑस्पिशियस ओकेशन के दौरान। ट्राइबल ओरिजिन की अगर हम बात करें तो राठवा, भिलाला, नायक एंड भील ट्राइब जो है गुजरात और मध्य प्रदेश के। गोंड पेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये दर्शाता है कलरफुल डिजाइन को। ये इसका ओरिजिन कहां से है, तो जो आर्टिसियन है मध्य प्रदेश के, वहां से। सौरा पेंटिंग, इसको जाना जाता है इसके डिस्टिंक्ट स्टाइल के लिए। जो आर्टिसियन है इसके, वो ओडिशा के है। अंगोरा एंड पासीना शॉल्स, ये हाई क्वालिटी शॉल है, ये आपके लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में है। कलरफुल ज्वेलरी क्राफ्ट किया जाता है इसको कोन्याक ट्राइब्स के द्वारा, नागालैंड के, जो कोन्याक ट्राइब्स नागालैंड। महेश्वरी सिल्क साड़ी, ये आपका ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी है जिसको पहना जाता है रिलीजियस सेरेमनी या ऑस्पिशियस इवेंट में। ये ट्राइबल ओरिजिन की अगर हम बात करें इसका, तो ये जो है आपका प्रोडक्ट मध्य प्रदेश। डोकरा ज्वेलरी, ये हैंडक्राफ्ट किया जाता है मोल्टन मेटल, बीट, कलरफुल ग्रास पीसेस और वुडन बॉल के मदद से। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इसका ओरिजिन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। तो हम जानेंगे वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टेड दैट वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स फेल टू ए न्यू 2-year लो रिसेंटली। जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हाल ही पे रिपोर्ट किया है कि जो वर्ल्ड का फूड प्राइस इंडेक्स है वो गिरा है 2 साल के लो पे अभी हाल ही पे। दिस डिक्लाइन रिवर्स अ प्रीवियस मंथ रिबाउंड विथ मोस्ट फूड कमोडिटीज एक्सपीरियंसिंग डिक्रीज ऑल्डो राइस एंड शुगर प्राइसेस। और ये जो डिक्लाइन है ये रिवर्स कर रहा है जो प्रीवियस मंथ रिबाउंड हुआ था। ज्यादातर फूड कमोडिटीज जो थे वो एक्सपीरियंस कर रहे थे डिक्रीज, जिसमें कि राइस और शुगर के प्राइसेस भी थे। एफपीआई रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेजर्स ऑफ द मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटी। और जो आपका एफपीआई है जिसको रिलीज किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये मेजर करता है जो मंथली चेंजेस आता है इंटरनेशनल प्राइस में, जो बास्केट है फूड कमोडिटी का उसके ऊपर। ये कंसिस्ट करता है एवरेज 5 कमोडिटी ग्रुप प्राइस इंडिसेस को, जिसमें क्या क्या आता है, तो सीरियल्स, ऑयल सीड, डेयरी प्रोडक्ट, मीट और शुगर। ये वेटेड होता है जो एवरेज एक्सपोर्ट शेयर है हर एक ग्रुप का, उसके अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट इन इंडिया। तो जो मैनेजमेंट की बात कही गई है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट को भारत में, इसके बारे में हम जानेंगे, फिर समझेंगे ई वेस्ट क्या होता है, स्टेटस क्या है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। Indian Cellular and Electronic Association (ICA) released a report on pathway to circular economy in Indian electronics sector in collaboration with NITI Aayog, aiming to explore opportunity for managing electronic waste more efficiently. जो इंडियन सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है आईईसीए, उन्होंने रिलीज किया एक रिपोर्ट को, पाथवे टू सर्कुलर इकोनॉमी एंड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इस रिपोर्ट को किसके साथ मिलके, तो नीति आयोग के साथ मिलके। मकसद क्या है, एक्सप्लोर करना जो अपॉर्चुनिटी है ताकि मैनेज किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से। ई वेस्ट होता क्या है, ई वेस्ट रिफर टू ऑल आइटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इट्स पार्ट दैट हैव बीन डिस्कार्डेड बाय देयर ओनर और वेस्ट विदाउट द इंटेंट ऑफ रीयूज। ई वेस्ट जो है ये रिफर करता है सारे आइटम्स जो आपका इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के, और जो उसका पार्ट्स है जिसको कि डिस्कार्ड कर दिया गया उनके ओनर के द्वारा एक वेस्ट के रूप में बिना कोई इंटेंट रीयूज के, तो उसी को हम ई वेस्ट कहते हैं। क्या स्टेटस है ई वेस्ट का भारत में? इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020। तो जो आपका ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 का रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत जो है ये तीसरा लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है वर्ल्ड का, चाइना और यूएसए के बाद।
E-waste management in India is predominantly informal with roughly 90% of collection and 20% of recycling handled by the informal sector. और जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है भारत में ये प्रीडोमिनेंटली इनफॉर्मल है। रफली 90% जो कलेक्शन होता है, 70% जो रिसाइकलिंग होता है, इसको हैंडल किया जाता है इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा। द लेवल ऑफ ई वेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ड्यू टू चीपर फोन एंड इंक्रीज यूजेस। और जो लेवल है ई वेस्ट का ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और ज्यादा बढ़ेगा सस्ते फोन और इंक्रीज यूजेस के कारण। In November 2022, the Ministry of Environment and Forest notified it E-Waste Management Rule 2022, which came into force on April 1st, 2023, to digitize the e-waste management process and provide more transparency in handling e-waste. और नवंबर 2022 पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने नोटिफाई किया था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 को, जिसको कि फोर्स में ला दिया गया था 1 अप्रैल 2023 पे। ये डिजिटाइज करता है ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को और प्रोवाइड करता है और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को हैंडलिंग को लेकर ई वेस्ट का। प्रोविजन ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, क्या प्रोविजन है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 का? Restricted the use of hazardous substance such as lead, mercury and cadmium in manufacturing electrical and electronic equipment that have an adverse impact on human health and environment. इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है जो उपयोग होता है हैजार्डस सब्सटेंस जैसे कि लीड, मरकरी, कैडमियम का मैन्युफैक्चरिंग करने को लेकर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, जिसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन के हेल्थ और एनवायरमेंट के ऊपर। इंक्रीज कवरेज, इट हैज इंक्रीज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड कवर, एग्जांपल लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा एक्सेट्रा। और इंक्रीज कर दिया गया है जो रेंज है इलेक्ट्रॉनिक गुड जिसको कि कवर किया जाएगा इसके अंदर, उसमें कि लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा सब आ जाएंगे। टारगेट को फिक्स किया गया है, प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैव टू इंश्योर एटलीस्ट 60% ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट is collected and recycled by 2023 with target to increase them to 20% and 80% in 2024 and 2025 respectively. और जो प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के उनको इंश्योर करना है कि कम से कम 60% जो उनका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको कलेक्ट कर लिया जाए और रिसाइकल किया जाए 2023 पे, और इस टारगेट को इंक्रीज किया जाएगा 70% से लेके 80% तक 2024 और 2025 के दौरान। कंपनी विल रिपोर्ट दिस ऑन एन ऑनलाइन पोर्टल, और कंपनी को रिपोर्ट करना होगा इसके बारे में ऑनलाइन पोर्टल पे। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट सिमिलर टू कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म, दिस विल अलाउ द ऑफसेटिंग ऑफ ई वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थर्ड पार्टी। और जबकि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट है जैसे कि आपका कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है, वैसे ही ये अलाउ करेगा कि आप ऑफसेट कर सकते हैं ई वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को थर्ड पार्टी से। एनवायरमेंटल कंपनसेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी दैट डू नॉट मीट दियर टारगेट, और एनवायरमेंटल कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करना होगा वैसे कंपनी को जो नहीं पूरा करेंगे अपने टारगेट को। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्या रोल होगा स्टेट गवर्नमेंट का? दे विल ईयरमार्क इंडस्ट्रियल स्पेस फॉर ई वेस्ट डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी, undertaking industrial skill development and establishing measures for protecting the health and safety of worker engage in the dismantling and recycling facilities for e-waste। अब वो जो है ईयर मार्क करेंगे जो इंडस्ट्रियल स्पेस है ई वेस्ट डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी के लिए, अंडरटेक करेंगे इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट को, स्टैब्लिश करेंगे मेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ और सेफ्टी को वर्कर का जो कि इंगेज कर है डिसमेंटल करने के लिए या रिसाइकिल फैसिलिटी में ई वेस्ट के। A component made by different manufacturer be compatible with each other, और जो कंपोनेंट बनाया जाएगा अलग अलग मैन्युफैक्चरर के द्वारा वो कंपेटिबल होंगे एक दूसरे के साथ। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कंडक्ट करेंगे रैंडम सैंपलिंग को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो कि प्लेस्ड है मार्केट में, ताकि मॉनिटर किया जा सके और वेरीफाई किया जा सके कंपाइलेंस को रिडक्शन के लिए हैजार्डस सब्सटेंस प्रोविजन का। रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या रोल होगा मैन्युफैक्चरिंग में? तो मेकिंग द एंड प्रोडक्टिव रिसाइकलेबल, जो एंड प्रोडक्ट है उसको रिसाइकलेबल बनाया जाएगा। ए कंपोनेंट मेड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर बी कंपेटिबल, जो कंपोनेंट होंगे अलग अलग मैन्युफैक्चरर के उसको कंपेटिबल बनाया जा सकेगा। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कंडक्ट करेंगे रैंडम सैंपलिंग को इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए। क्या रिकमेंडेशन दिया गया इस रिपोर्ट में? इनकरेज मैन्युफैक्चरर टू रीयूज ओल्ड कंपोनेंट, इनकरेज किया जाएगा जो मैन्युफैक्चरर उनको कि वो रीयूज करे ओल्ड कंपोनेंट को। चाइना टारगेट 5% ऑफ सेकेंडरी रॉ मटेरियल इन न्यू प्रोडक्ट बाय 2019 एंड एम्स टू 35% बाय 2030। चाइना जो है वो टारगेट कर रहा है 5% सेकेंडरी रॉ मटेरियल का न्यू प्रोडक्ट में 2019 से, और उसका मकसद है कि वो इसको बढ़ा के 35% तक ले जाए 2030 तक। इस्टेब्लिश पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर रिवर्स सप्लाई चेन, इस्टेब्लिश करना होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को रिवर्स सप्लाई चेन के लिए। कलेक्ट डिवाइस फ्रॉम यूजर्स, वाइप पर्सनल डाटा एंड रिसाइकल देम, कलेक्ट करना होगा डिवाइस को यूजर से, वाइप करना होगा पर्सनल डाटा को और रिसाइकल करना होगा उनको।
क्रिएट एन ऑडिटेबल डेटाबेस ऑफ कलेक्टेड मटेरियल, क्रिएट करना होगा एक ऑडिटेबल डाटाबेस को कलेक्टेड मटेरियल का, मेंटेन करना होगा ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड को मटेरियल का जिसको कि कलेक्ट किया जाएगा ताकि अकाउंटेबिलिटी क्रिएट किया जा सके। डेवलप ज्योग्राफिकल क्लस्टर फॉर प्रोसेसिंग डिवाइसेस, डेवलप करना होगा ज्योग्राफिकल क्लस्टर को प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए। तो कॉन्सेंट्रेट करना होगा डिवाइस को एक स्पेसिफिक एरियाज पे ताकि इफिशिएंट डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग हो सके। इंसेंटिवाइज हाई यील्ड रिसाइकलिंग सेंटर, इंसेंटिवाइज करना होगा जो हाई यील्ड रिसाइकलिंग सेंटर उनको। प्रमोट करना होगा फैसिलिटीज को जो कि कैपेबल है एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू को ई वेस्ट से, जैसे कि रियर अर्थ मेटल हो गया सेमीकंडक्टर के केस में। सपोर्ट द राइट टू रिपेयर बाय यूजर, सपोर्ट करना होगा जो राइट टू रिपेयर है यूजर्स के लिए। इंकरेज करना होगा प्रोडक्ट रिपेयर को और लॉन्गेविटी को ताकि रिड्यूस किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। केस स्टडी से हम समझते हैं भोपाल ई वेस्ट क्लिनिक अ पायलट प्रोजेक्ट एग्जाम्पलीफाई दिस अप्रोच, इट इनेबल डोर टू डोर कलेक्शन और डायरेक्ट डिपॉजिट एट द क्लिनिक ऑफरिंग अ फी वेस्ट एक्सचेंज, इज सक्सेस वारंट फर्दर स्टडी। जो भोपाल का ई वेस्ट क्लिनिक है तो कहाँ का है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है भोपाल का। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि एग्जाम्पलीफाई कर रहा है इस अप्रोच को, ये इनेबल करता है डोर टू डोर कलेक्शन को डायरेक्ट डिपॉजिट का क्लिनिक पे, ये ऑफर कर रहा है एक फी बेस्ड एक्सचेंज को। इसका जो सक्सेस है ये वारंट करता है और ज्यादा स्टडीज को। बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो करो संभव अ दिल्ली बेस्ड प्रो हैज इंटीग्रेटेड इनफॉर्मल एग्रीगेटर इन इस कलेक्शन मैकेनिज्म, e-waste enter a safe and structured system, informal sector has an advantage in terms of finance and legal security। जो करो संभव है ये आपका एक दिल्ली बेस्ड पीआरओ है जो कि इंटीग्रेट कर रहा है इनफॉर्मल एग्रीगेटर को कलेक्शन मैकेनिज्म पे, ई वेस्ट इंटर कर रहा है सेफ और स्ट्रक्चर सिस्टम पे। इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसका एडवांटेज है फाइनेंशियल और लीगल सिक्योरिटी को लेके। आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है एमटेक कोर्सेज को ई वेस्ट रिसोर्सेज के लिए। तो किसने लॉन्च किया है, आईआईटी हैदराबाद ने। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो एफर्ट लिया जा रहा है क्रिएट करने के लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी को ई वेस्ट के लिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो अनप्रेसिडेंटल सप्लाई चेन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का और जो आवश्यकता है एक्सट्रैक्ट करने की फुल वैल्यू को इलेक्ट्रॉनिक की, ये फॉर्मलाइज और रिलायबल मैनर पर हो पाए ताकि जो प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिनटेक एंटिटी। तो जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फिनटेक एंटिटीज के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि स्टैब्लिश किया जाएगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को फिनटेक एंटिटीज के लिए। ये फिनटेक एंटिटीज होता क्या है, फिनटेक एंटिटीज जो है ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी होता है जो कि लिवरेज करता है टेक्नोलॉजी को ताकि प्रोवाइड किया जा सके इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विस और सॉल्यूशन को। ये ऑफर करता है ऑपरेट इन एरिया जैसे कि डिजिटल पेमेंट, लेंडिंग, इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट को। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया फिनटेक एंटिटीज का पेटीएम, फोन पे, पॉलिसी बाजार, जरोडा, क्रेड एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल है फिनटेक कंपनी के। एसआरओ क्या है, एसआरओ आपका एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेट करता है और इन्फोर्स करता है इंडस्ट्री रूल को ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके कस्टमर को और प्रमोट किया जा सके इथिक, इक्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म को। ये इंश्योर करता है कि कंपाइलेंस हो इम्पार्शियल मैकेनिज्म का, मेंटेन किया जाए डिसिप्लिन को और इन्फोर्स किया जा सके पेनल्टीज को। एसआरओ रेगुलेशन कंप्लीमेंट करता है एग्जिस्टिंग लॉ और रेगुलेशन को। आवश्यकता क्यों पड़ी एसआरओ की फिनटेक में, ये प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एसआरओ जो है ये प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस को और इथिक को फिनटेक के लिए ताकि प्रिवेंट किया जा सके अनइथिकल बिहेवियर को जैसे कि एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट या बोरोवर का हरासमेंट, इन सबको रोकने के लिए। बिल्डिंग ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए भी एसआरओ की आवश्यकता है फिनटेक में। ये एड्रेस करते हैं जो प्रॉब्लम है जैसे कि मार्केट इंटेग्रिटी, डाटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी को बिल्ड करके ट्रस्ट को कंज्यूमर, इन्वेस्टर और रेगुलेटर के बीच में। क्या फंक्शन है एसआरओ का, टू कम्युनिकेशन, ये सर्व करता है एक लिंक के तौर पे मेंबर और रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि आरबीआई के बीच में। स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो सेट करता है इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क को और इंकरेज करता है प्रोफेशनल कंडक्ट को। ट्रेनिंग, ये प्रोवाइड करता है मेंबर ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम को। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो ये स्टैब्लिश करता है यूनिफॉर्म ग्रीवेंस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क को। क्या एडवांटेज है एसआरओ का, तो एक्सपर्टाइज होता है, ये ऑफर करता है इंडस्ट्री को एक्सपर्टाइज को और इनसाइट को इनके मेंबर्स के लिए। इथिकल स्टैंडर्ड को ये फॉलो करते हैं, ये इन्फोर्स करता है इथिकल स्टैंडर्ड को जो कि इंश्योर करता है इंडस्ट्री के ट्रस्ट को। ओवरसाइट की अगर हम बात करें तो ये काम करते हैं एक वॉचडॉग के रूप में ताकि प्रिवेंट किया जा सके अनप्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को। यहाँ पे आप देख के भी समझ सकते हैं क्या एसआरओ करते हैं, तो ये सेट करते हैं ग्राउंड रूल को और इन्फोर्स करते हैं उनको उनके मेंबर्स के लिए। डेवलप करते हैं सर्विलेंस मेथड को ताकि इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो सके। क्रिएट करते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को हैंडल करने के लिए डिस्प्यूट को और लियासन करते हैं
इंडस्ट्री और रेगुलेटर के बीच में। एलिजिबिलिटी क्या है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होना चाहिए, सिर्फ रेगुलेटेड इंटाइटीज जो है वही मेंबर हो सकते हैं एसआरओ के, और आरबीआई अप्रूवल जो है उसकी आवश्यकता होती है अपॉइंटमेंट के पहले। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एसआरओ के, उसमें एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो ग्रुप ऑफ बैंक और नॉन बैंक मेंबर है वही अप्लाई कर सकते हैं, और आरबीआई जो है स्क्रूटनी के बाद वो ऑफर करते हैं एक लेटर ऑफ रिकॉग्निशन को एसआरओ के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.